Hi everyone, this is Muskan, your mentor of physical science. I welcome to you all on the PWIT JAM and CSI Net YouTube channel. तो जैसा कि आप सब जानते हो, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे रिमेनिंग पार्ट है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के। देखो, आज वाले सेशन में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम कंसेप्ट को सीखेंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में ना ऐसे कोई बहुत बड़ा वाला कंसेप्ट नहीं है जिसको मैं आपको पूरा पहले एक्सप्लेन करूं, इवन एटॉमिक पार्ट में अगर मैं बोलूं तो। क्योंकि मॉलिक्यूलर में जैसे हमने पहले सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस किए, लेकिन एटॉमिक में क्या है, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है, तो उनको हम विद द क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर ऐसे बताती आपको कि डायरेक्ट लैंडे इंटरवल रूल ये होता है, या फिर मैं आपको बताती कि जीमन इफेक्ट में जीमन स्प्लिटिंग हम ऐसे देखेंगे, या फिर पाशन बैग में स्प्लिटिंग हम ऐसे देखेंगे, ये सिलेक्शन रूल है, तो वो आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, जो उसका साइड का भी पार्ट होगा ना। फॉर एग्जांपल, हम कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट टर्म। अब वहां एक रूल यूज होता है, इलेक्ट्रिकल डायपोल ट्रांजिशन रूल, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, तो जो आसपास की बातें होंगी ना, वो भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को, जिसमें हम जो मेनली डिस्कशन रहेगा हमारा वो होगा अबाउट द एलिस कपलिंग। एलिस कपलिंग से रिलेटेड जो भी है डिफरेंट इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जैसे लैंडे इंटरवल रूल, या फिर हमसे टर्म सिंबल्स पूछे जाते हैं, या इसमें हमसे ग्राउंड स्टेट पूछी जाती है, ग्राउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या टर्म रहने वाली वो पूछी जाती है। फिर हम पूछेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट द जीमन इफेक्ट, और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं लेजर। ठीक है, लेजर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, या फिर उसमें कुछ ना कुछ हमें कैलकुलेट करना होता है, तो वो दोनों डिस्कशन हम करेंगे। इसी के साथ आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ D1 एंड D2 लाइन ऑफ सोडियम एट हाई टेम्परेचर। अब ये D1 और D2 लाइन क्या है? देखो, सोडियम के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखो, सोडियम में होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सो दिस इज 3s1। यही होगा 6, 4, 10 और 11, ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब जैसे ही आप 2p6, 3s1, जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारे लेवल्स होते हैं ना, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। वो स्प्लिटिंग कैसे होती है, हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन जब भी होगी, जब अगर हम सोडियम एक्साइटेड की बात करें, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, 3p1 में चला जाएगा। दिस इज आवर एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3p1 एक लेवल है और एक हमारा 3s1 इज ग्राउंड स्टेट लेवल। जैसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहता है 3s1। तो यहाँ पे ये 2 लेवल में स्प्लिटिंग हो गई, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ और होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ और होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ और होता है। अब ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिस कपलिंग। तो वहां पे क्या होता है, जैसे देखो इसका, अब अगर मैं पूरा टर्म सिंबल कैलकुलेट करूं P1 के कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इसका हम टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका अगर मैं टर्म सिंबल कैलकुलेट करना चाहूं तो इसका टर्म सिंबल क्या होगा। देखो, अगर p की बात हो रही है, इसका मतलब पहली बात तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर दूसरी बात हम बोले तो ये इलेक्ट्रॉन किस में है, p ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। a की इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू 1/2 होगी। अब j की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, j की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं l माइनस s टू l प्लस s। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं j की वैल्यू निकालूं तो एक आएगी 1/2, एक आएगी 3/2।
जिसमें J की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये स्प्लिट हो गया, फॉर दिस इज स्प्लिटिंग इन 3p 1/2, ठीक है, और 3p 3/2, और नीचे वाली लेवल तो हमें पता ही है, दिस इज 3s 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो L की वैल्यू 0, J की वैल्यू और S की वैल्यू 1/2, तो J की वैल्यू क्या आएगी, 0 + 1/2, 0 - 1/2, तो J की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एक तो यहाँ से यहाँ होती है, एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होती है। ठीक है, ये इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इसमें से एक D1 लाइन होती है और एक D2 लाइन होती है। सो दिस इज D1 लाइन एंड दिस इज D2 लाइन। D2 लाइन कब होती है, जब ट्रांजिशन 3p32 से S12 में हो। यहाँ पे भी एक सिलेक्शन रूल फॉलो किया जाता है, वो ये कि जो ट्रांजिशन है वो डेल्टा J 0 और ±1 में ही हो सकती है, कि जो J की वैल्यू है वो चेंज हो रही हो आइदर बाय 0 और या फिर ±1। लेकिन यहाँ पे J = 0 से J = 0 वाली ट्रांजिशन अलाउ नहीं होती। दिस इज नॉट अलाउड ट्रांजिशन, ये इसमें केवल अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये D1 लाइन है और ये D2 लाइन है। अब हमें पता चल गया D1 लाइन क्या होती है और D2 लाइन क्या होती है। ये भी, इसके पीछे भी ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड से ये इसमें स्प्लिट क्यों होगा, क्योंकि इस लेवल की कुछ डीजेनरेसी है, अगर वो आप कैलकुलेट करोगे तो उसके बेसिस पे ये स्प्लिटिंग होती है फर्दर। इसमें फर्दर भी पॉसिबिलिटी है शायद ये स्प्लिट कर जाए। ठीक है, तो वो डिफरेंट केसेस होते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे केवल जब हम बात कर रहे होते हैं सोडियम की D1 D2 लाइंस की, तो हम इनके बारे में ही डिस्कशन करते हैं। ओके ओके, अब उतना डिटेल में कंसेप्ट में हमें नहीं जाना। चलो ठीक है, हमें D1 लाइन पता चल गई। D1 लाइन क्या होती है, D1 लाइन होती है जब इसके अंदर ट्रांजिशन हो रही होती है P 1/2 से S 1/2 में, और D2 लाइन होती है जब ट्रांजिशन होती है P 3/2 से S 1/2 में। ओके, अब इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, हाई टेम्परेचर पे अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है तो हम उसकी डीजेनरेसी की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो हाई डीजेनरेसी क्या होगी, इस पर्टिकुलर लेवल की डीजेनरेसी क्या होगी, 2J + 1, इसके लिए पर्टिकुलर 2J + 1। ठीक है, 2J + 1, और हमें किसका रेशो लेना है, एक मिनट, रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ D1 to D2, मतलब इसको हमने अब एक मान लिया हमने I1 दैट इज कोरोस्पॉन्डिंग टू 2J1 + 1 और I2 दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2J2 + 1। जहां से ट्रांजिशन हो रही है उसी स्टेट की हम डीजेनरेसी देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमें डीजेनरेसी बेसिकली इन दोनों स्टेट्स की देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें I1/I2 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 2J1 + 1 अपॉन में 2J2 + 1। अब 2J1 की वैल्यू क्या है, J1 की वैल्यू है, इस वाले में J1 की वैल्यू है 1/2, तो दिस बिकम 2, और यहाँ पे J2 की वैल्यू क्या है हमारी 3/2, तो दिस बिकम 4, तो इट्स बिकम 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखो, अभी किसी बच्चे के माइंड में चल रहा होगा कि मैम अगर इसमें डीजेनरेसी निकालनी हो तो यहाँ पे हमारे पास J की वैल्यू नहीं है ना, तो यहाँ हम डीजेनरेसी निकालते हैं 2L + 1 से। ठीक है, 2L + 1 और 2S + 1 नहीं, इस सॉरी, जब J की वैल्यू नहीं होती तब हम निकाल रहे होते हैं 2L + 1 से, और यहाँ हमने जो निकाली है 2J + 1 लगा लो डायरेक्ट, या फिर 2L + 1 और 2S + 1 लगा सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द आवर लेजर। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए कि हम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, और जो D1 और D2 लाइन क्या है सोडियम की, ये हमारे लिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट निकल के आया है। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताते जाऊंगी।
तो हम बात कर रहे थे कंसिडर द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन बिलो विच कॉरेस्पॉन्ड टू द मोलिकुलर नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हमें बेसिकली 3 लेवल्स दिए हुए, तो ये कैसे लेजर की बात हो रही है, 3 लेवल लेजर की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें बोला है इफ पंप रेट R इज 10 की पावर 20 एटम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द डिके रेट आर शोन इन, जैसे यहाँ से यहाँ डिके हुए एटम और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। सो द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 2 एंड स्टेट 1, इक्विलिब्रियम पे हमें पॉपुलेशन बतानी है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको आपने बोल दिया n0, यहाँ पे n1 और यहाँ पे n2, तो आपको n2 और n1 की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम स्टेट पे लिखना आना चाहिए, वो हम कैसे लिखते हैं, तो देखो इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास 3 लेवल्स है, ठीक है, दिस इज 0 1 एंड 2। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से हमने एनर्जी दी और जंप करके जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ चला गया, सेकेंड स्टेट में चला गया। उसके बाद एक तो डिके यहाँ पे ये हो रहा है और एक डिके यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें, ये तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये यहाँ से डिके हो रहा है और यहाँ से यहाँ डिके हो रहा है, अदरवाइज ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ से डायरेक्ट एटम जंप करके यहाँ भी आ जाए, वो इन्होंने नहीं दिया तो हम उस केस को नहीं लेंगे। हालांकि वैसे भी इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है, बट उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में उसको कंसिडर ही नहीं किया तो हम वो नहीं लेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी स्टेट की कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है पहले हम वो निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, n2 है, यहाँ n1 है, यहाँ n0। देखो dn2 बाई dt कि पॉपुलेशन में चेंज कैसे आ रहे हैं। देखो यहाँ से आपने पंपिंग की, यहाँ से आपने इस लेवल पे एटम्स को क्या किया, ऐड किया है, तो दिस इज एडिंग, तो दिस इज r माइनस। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इन्होंने इस स्टेट पे ऐड किए, बट इस ट्रांजिशन की वजह से इस स्टेट से एटम यहाँ आ भी तो रहे हैं, तो वो इस स्टेट के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो गए, कम हो गए। ये किस ट्रांजिशन की वजह से आ रहे हैं, जिसकी जो डिके रेट है दैट इज टाउ A21, टाउ 21। अब ये क्या होता है बेसिकली, टाउ डिके रेट, ये हमारी रिलेटेड होती है विद द जो हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है ना, जैसे लेजर के अंदर 3 एमिशंस पढ़ते हैं, 3 टाइप के जो लाइट का इंटरेक्शन होता है उसमें हम 3 तरह के प्रोसेसेस पढ़ते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन और एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और एब्जॉर्प्शन, इनमें क्या होता है थोड़ा सा मैं आइडिया देती हूँ, उसके बाद हम इस पे वापस आएंगे। देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ एक पार्टिकल है, आपने इसके ऊपर इंसिडेंट कुछ एनर्जी दी, ये जंप करके ऊपर जाएगा, दिस इज एब्जॉर्प्शन। अब वो बिना किसी एनर्जी के अपने आप वापस आ जाए उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। और एक होता है कि यहाँ एटम चला गया, उस यहाँ एटम पहुंच गया है ना, उसके बाद आप लोग उसको एनर्जी दो और फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो नीचे आए, उसे बोलते हैं हम स्टिमुलेटेड एमिशन। और लेजर का जो मेन प्रिंसिपल है उसमें हम यूज करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि अब ये क्या करेगा, जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 फोटोन्स को रिलीज करेगा। अब ये 2 फोटोन्स फर्दर 2 एटम को एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लाएंगे, तो वहां पे 4, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली एम्प्लीफिकेशन होता जाता है, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन होता जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लेजर क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड, नहीं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, दिस इज लेजर, ठीक है। तो ये यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन इसी वजह से होता है। ओके, हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे कि वहां से एटम अपने आप डिके करके नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम 3 है ना आइंस्टीन कोफिशिएंट्स डिफाइन करते हैं। जब एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है तो उसको हमने बताया B1 2, जैसे दिस इज लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 2, ठीक है। जब वो नीचे आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए हम यूज करते हैं A, ठीक है। और इसके लिए भी अगेन देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टाइप का ही हो रहा है ना, यहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके नीचे आ रहा है, तो उसके लिए हमने सेम सिंबल यूज किया है और इसीलिए इनको बोलते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट A एंड B। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, दिस इज ऑल्सो A2 1,
तो यहाँ जो ये हमें डिके रेट दी हुई है ना दिस, और जो हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन का, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है कि A21 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिके रेट। ठीक है, कहने का मतलब जो जितना जल्दी जल्दी डिके होगा उसके लिए A21 की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब जैसे देखो, अब टाउ की वैल्यू ज्यादा है तो A21 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब टाउ की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, डिके रेट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही स्लो क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। बहुत स्लो डिके होने की वजह से यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द एटम्स वो कम होती जाएगी। अब कोई ऐसा डिके है जो बहुत फास्ट डिके हो रहा है। बहुत फास्ट डिके का मतलब क्या है, फास्ट डिके होने का मतलब कि जिसका जो डिके टाइम है वो बहुत कम है ना। किसी चीज को डिके होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट्स स्लो डिके। और कोई चीज बहुत फास्ट डिके होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा डिके है तो उसका टाइम कितना होगा, कम होगा, है ना। सो डिके टाइम और जो डिके रेट है ना वो भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब जो चीज बहुत फास्ट डिके हो रही है तो उसमें डिके टाइम हमारा बहुत कम होगा, और जो चीज बहुत स्लो डिके हो रही है वहां हमारा डिके टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ जो भी चीज जितनी ज्यादा डिके जल्दी होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ डिके रेट बहुत ज्यादा है तो यहाँ जो एटम्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा होगी। और अगर डिके रेट ज्यादा है, डिके रेट ज्यादा होने का मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है, डिके टाइम है, दैट इज वेरी कम। ठीक है, अब अगर हम बोले कि कोई चीज ऐसी है जो बहुत स्लो डिके हो रही है, बहुत स्लो डिके होने का मतलब जो हमारा लाइफ टाइम है उसका वो बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ से यहाँ में ट्रांजिशन होके जो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे। क्लियर, देखो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे दो चीज है, यहाँ से यहाँ एटम आना है। अब देखो यहाँ से यहाँ एटम कब आएगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो बहुत जल्दी जल्दी आए। जल्दी जल्दी आने का मतलब क्या है, उसका डिके टाइम क्या है, बहुत कम है। जैसा हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे उसका डिके टाइम कितना होता है, 1 नैनो सेकेंड्स के नियर अबाउट होता है, तो वो बहुत कम उसका डिके टाइम, तो इस वजह से बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। तो डिके रेट फास्ट, डिके टाइम कम। ठीक है, दो चीज में कंफ्यूज नहीं होना, डिके रेट और डिके टाइम। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लाइफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, डिके टाइम बोलो या फिर लाइफ टाइम। ठीक है, बस एक, हाँ ये चीज है। अब कोई भी चीज मैंने जैसे अभी बताया बहुत जल्दी डिके कर गई, कहने का मतलब क्या था, मैंने जैसे अभी आपको बताया एक एटम एक्साइटेड स्टेट में गया तुरंत वापस आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो डिके टाइम है या जो लाइफ टाइम है, टाउ की वैल्यू बहुत ही कम होती है। जब टाउ की वैल्यू कम है, लेस है, तो एटम के ट्रांजिशन में, मतलब यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा होगी। ट्रांजिशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसी का मतलब A21 की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसी को आप रिलेट करते हो विद द डिके रेट, डिके रेट अगर बहुत स्लो है, डिके रेट बहुत स्लो है, तो इसका मतलब उसका लाइफ टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और लाइफ टाइम ज्यादा तो हमारी जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है एटम्स की वो कम हो जाएगी। सो अल्टीमेटली डिके रेट और जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम बिहेवियर को शो कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ ये जो हमें डिके रेट दी हुई है, या जो सॉरी डिके रेट नहीं है, हमारा लाइफ टाइम दिया हुआ है, ये और जो हमारा कोफिशिएंट होता है आइंस्टीन का, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट हम क्या रखेंगे कि यहां से यहां गया तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, A21, और कौन से उसमें जा रहे हैं एटम, N1 में जा रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से, मतलब नीचे आ रहे हैं। देखो यहाँ किसकी वजह से ऐड हुए थे, R की वजह से। डिके किसकी वजह से हो रहा है, N1 की वजह से, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, A21। प्रोबेबिलिटी मतलब हमें क्या पता है, उसका डिके टाइम पता है, तो वो हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब हम निकालते हैं सेम इक्वेशन फॉर दिस। सो dn1 बाई dt दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो रहा है, इसकी वजह से ऐड हो रहा है, इसकी वजह से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ ऐड किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। तो अगर इसकी वजह से ऐड हो रहा है तो दिस इज a21 n1 माइनस दिस इज a10 n0। ठीक है, ओके। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है पावर, देखो हमें r की वैल्यू दी हुई है, ओके, और हमें इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन निकालनी है दोनों की। ठीक है, this should be n2 and this should be n2 and this should be n1, क्योंकि यहाँ डिके कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 से 1 में हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ किसकी वजह से ऐड हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है इस ट्रांजिशन की वजह से, मतलब 2 की वजह से, और यहाँ डिके किधर से हो रहा है, n1 से, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पार्टिकल्स। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूँ, 2 से इसमें कुछ आ रहे हैं और 1 से इसमें कुछ जा भी रहे हैं, तो 2 से इसमें कुछ आ गए, 1 से इसमें कुछ चले भी गए। ठीक है, हाँ, सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ओके, चलो ये हो गया। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा। सो एट इक्विलिब्रियम dn2 बाई dt इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, r इक्वल टू a21 n2, और r इक्वल टू a21 किसके इक्वल है, 1 बाई टाउ 21 इंटू में n2। सो n2 की वैल्यू क्या हो गई, r इंटू में टाउ 21। r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर 20, मल्टीप्लाई में टाउ 21 कितना दिया हुआ है, टाउ 21 दिया हुआ है भाई 20 नैनो सेकेंड, दिस इज 20 नैनो सेकेंड। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, दिस इज 20 इंटू में 10 की पावर 11। क्या इसको हम 2 इंटू 10 की पावर 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारी n2 की वैल्यू। अब हम सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे देखें तो dny बाई dt भी क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो हमारा a21 n2 विल बी इक्वल टू a12 n1। अब n2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आई है हमारी, और a21 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 12, दिस इज टाउ 12 n1। सो यहाँ से n1 की अगर हम वैल्यू देखें तो टाउ 12 टाउ 21 2 इंटू 10 की पावर 12। अब टाउ 12 की वैल्यू क्या भाई, टाउ 12 की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो सेकेंड, बस इसको यहाँ रख लो, 1 माइक्रो सेकेंड मतलब 10 की पावर -6, और दिस इज 20 नैनो सेकेंड। ठीक है, और दिस इज 10 2 इंटू 10 की पावर 12। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 0 से यहाँ से एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या बचा, 10 की पावर 11, -6 मतलब 10 की पावर 5, और -9 प्लस हो जाएगा तो 5 + 9, दिस बिकम 10 की पावर 14। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n1। सो n1 क्या होंगे, 10 की पावर 14, और n2 की वैल्यू आई है 2 इंटू 10 की पावर 12। n2 हमें क्या बताना था, n2 एंड n1, पहले 2 फिर 1, सो पहले 2 फिर 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसमें गलतियां हम क्या करते हैं, जो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, जल्दी जल्दी में हम स्कोर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है पहले n1 फिर n2, ये गलतियां होती है, इसी वजह से यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। आंसर दोनों में देखो सेम लिखा हुआ है, डिफरेंस किसका है, सीक्वेंस का, कि 2 की वैल्यू क्या आई है और 1 की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, और मैंने ये जब ड्यूरिंग द बैचेस ये चीज़ डिस्कस की जाती है तो मैंने वहाँ देखा भी है, जैसे वहाँ एक क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन में पूछा था y एंड x क्या है, और बच्चों ने क्या किया, x और y के अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक कर दिया, ऑप्शन गलत,
यही गलतियां होती है, इस वजह से कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं। और अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी डिके रेट है या फिर सॉरी जो हमारा लाइफ टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ एटम इन पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, और ये जो है एक मतलब हम ये बोल सकते हैं इसमें समीशन लो भी आप लगा सकते हो। दिस इज टाउ आई, टोटल टाउ को कैलकुलेट करने के लिए। ओके ठीक है, चलो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई। और इक्विलिब्रियम पे हम क्या करते हैं, ये वाला कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ओके। अब जो मैंने मेहनत आप लोगों के साथ अभी की है ना डिके रेट समझाने में, पहले उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे जो टाउ आई जे, ये सिंबल बनाया हुआ है ना 10, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिके रेट को। अब तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी हमने सारा डिस्कशन किया है। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेजर लाइट एमिट हो रही है। लेजर का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। और उसका मतलब क्या होता है भाई, उसका मतलब ये होता है कि एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए कंपैरेटिवली टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होने चाहिए कंपैरेटिवली टू ग्राउंड स्टेट। सो दिस इज द, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एटम्स है 5, यहाँ अभी 3 एटम्स है। सो दिस इज नॉट पॉपुलेशन इन्वर्जन। धीरे धीरे एटम्स क्या हो रहे हैं, जंप करके ऊपर जा रहे हैं। अब हमें ये पता है इनका लाइफ टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, सॉरी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये मेटास्टेबल स्टेट्स भी होती है। दो चीजें होती है इसमें, एक मेटास्टेबल स्टेट और एक होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। मेटास्टेबल स्टेट का मतलब यही होता है जिनका लाइफ टाइम जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, लाइफ टाइम ज्यादा है तो धीरे धीरे डिके होगा। अब इनका लाइफ टाइम ज्यादा, ये एटम एक्साइट करके ऊपर जाके बैठ गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स अब ज्यादा होंगे और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। सो दिस इज मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट। और ये सिचुएशन जो है ना, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम इसे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वन इज पॉपुलेशन इन्वर्जन and other is metastable state। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ओके चलो अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे लेजर लाइट एमिट हो रही है जब ट्रांजिशन 3rd से 4 में हो रही है। इसका मतलब 3rd इज एक्साइटेड स्टेट। तो लेजर लाइट अगर यहाँ एमिट हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना वो ज्यादा होने वाले हैं। और नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा कब होंगे, जब ये वाला जो डिके है वो फास्ट होगा। ये डिके फास्ट होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो रैपिड डिके होगा ना वो ये होगा। ठीक है, ये डिके रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिके रेट हमारा फास्ट होना चाहिए। ओके ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे एक डिके हो रहा है यहाँ से यहाँ और एक डिके हो रहा है यहाँ से यहाँ। तो कौन सा डिके फास्ट होना चाहिए, अल्टीमेटली हमें पता है ये वाला डिके फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ एटम आ गए तो कभी भी लेजर लाइट यहाँ से एमिट ही नहीं हो पाएगी। तो हम क्या चाहेंगे, हमेशा ये वाला डिके फास्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या चाहेंगे कि यहाँ से एटम, अब देखो यहाँ से एटम डिके करके यहाँ तो पहुंच गया, उसके बाद कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब यहाँ से एटम यहाँ आ रहा है ना। अगर यहाँ से एटम यहाँ आता जाएगा, ठीक है, देखो अब हम इसको ना ऑप्शन से, बस एक चीज हमें क्लियर हो गई कि इन दोनों में से किसकी डिके रेट फास्ट होगी, डिके रेट इसकी फास्ट होगी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं विद द ऑप्शंस। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि जो टाउ 21 है वो ज्यादा होगा टाउ 23 से। बिल्कुल भी नहीं, कभी डिके हो ही नहीं पाएगा, कभी लेजर लाइट एमिट हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, डिके हो जाएगा बट लेजर लाइट कभी एमिट नहीं हो पाएगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में अगेन
2 1 जो है वो 2 3 से ज्यादा दे दिया, ये भी नहीं होगा। अब देखो क्या बोल रहा है थर्ड में कि 4 1 का डिके रेट ज्यादा है 2 3 से। ठीक है, कहने का मतलब ये कि यहां पे पता क्या बात कही गई है कि 4 1 का ज्यादा है 2 3 से और 2 3 से डिके रेट कम है 3 4 का। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि 4 1 का ज्यादा है, नहीं अगेन इसमें ये बोला गया है कि 2 1 का ज्यादा है 2 3 से, तो ये तो फिर से नहीं हो सकता, हमें किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज देखो इसमें एक चीज और होती है कि अगर ये जो 2 3 और 3 4 है ना, इसके बारे में बता देती हूँ। ये वाला मेन हमारा इन्हीं का रूल है, जो दो रोल था ना, एक इस वाले ट्रांजिशन का और एक इस वाले ट्रांजिशन का, क्योंकि यही लेजर लाइट एमिट हो रही है। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 3 4 की जो डिके रेट है वो ज्यादा है 2 3 से। अगर ये वाले डिके रेट ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ एटम्स कहाँ बढ़ेंगे, यहाँ बढ़े होंगे, इससे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स यहाँ बढ़ेंगे और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, तो कभी हमारी लेजर लाइट एमिट नहीं हो सकती। जो 3 4 की डिके रेट है वो हमेशा 2 3 से कम होनी चाहिए। ठीक है, डिके रेट इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 1 की जो डिके रेट है वो हमेशा कम होनी चाहिए 2 3 से, 2 3 वाली डिके रेट फास्ट होनी चाहिए। दूसरा जो टाउ 3 4 है वो भी हमेशा कम होना चाहिए 2 3 से, क्योंकि अगर टाउ 3 4 ज्यादा हो गया तो यहाँ जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, यहाँ कभी नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा रुक ही नहीं पाएंगे, तो ये कभी मेटास्टेबल स्टेट नहीं बन पाएगी ना। तो इसी वजह से तो हम क्या चाहेंगे कि इसकी डिके रेट कम होनी चाहिए 2 3 से और इसकी भी डिके रेट कम होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये ज्यादा हो सकती है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये वाली इस वाली स्टेट पे नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं ना, और हम तो चाहते भी यही है कि इस पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा और इस पे नंबर ऑफ एटम्स कम। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसीलिए मैंने आपको जब वो वाला क्वेश्चन कराया था तो डिके रेट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अब ये वाला कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन गेट में भी आते हैं और इस पे क्वेश्चन CSIR नेट में भी आते हैं। ये तो सारे क्वेश्चन CSIR नेट के ही हैं। ठीक है, चल ये तो इंपॉर्टेंट था पॉइंट, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर बेस्ड, पहले हम उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, अगेन द एनर्जी ऑफ 3 लोवेस्ट स्टेट ऑफ एन एटम आर E0 E1 एंड E2। ठीक है, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ना एनर्जी गिवन है। दिस इज E0, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी है दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी है दिस इज 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी है दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आइंस्टीन कोफिशिएंट दिया हुआ है वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, 1 से 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, सो यहाँ से यहाँ के ट्रांजिशन का हमें A1 0 दिया हुआ है। नेक्स्ट कहां से कहां दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 2 0, मीन्स यहां से यहां दिया हुआ, और हमें दिया हुआ है 2 1, मतलब यहां से यहां दिया हुआ। ठीक है, हमें क्या बोला है, इफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर इन द E2 लेवल देन मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट। हमें क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है तभी हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन हो रही है। हमें क्या निकालना है, हमें इस स्टेट का लाइफ टाइम निकालना है। लाइफ टाइम निकालना है ना, हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लाइफ टाइम हम निकाल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया लाइफ टाइम के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, समीशन, यहाँ भी सिखाया मैंने आप लोगों को समीशन, तो बस यहाँ हमें वही लगाना है। तो देखो इससे एक तो ये वाला आएगा और एक ये आएगा, बस दो ही कनेक्टेड है, तो इसका अगर मैं मीन लाइफ टाइम निकालना चाहूं सो 1 इज टाउ 2 1 प्लस टाउ 2 0, यही होगा, और 1 बाय टाउ इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ A एंड दैट इज इक्वल टू A21 प्लस
820 और 821 की वैल्यू कितनी दी हुई है? दिस इज 8 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 820 की वैल्यू ये दी हुई है और 821 की वैल्यू क्या दी हुई है? दिस इज 8 इंटू, एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया, दिस इज, देखो 821 की वैल्यू यही है, सही लिखा था, 8 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 820 की वैल्यू क्या है? 1.2 इंटू 10 की पावर 8। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 20 इंटू 10 की पावर 7। तो किस ऑप्शन में है ये? बेसिकली 20 इंटू 10 की पावर 7। एक मिनट, अच्छा ये तो हमारी e की वैल्यू हुई ना बेसिकली, अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज e, हमें क्या निकालना था? 1/टाउ, मतलब अल्टीमेटली किसकी वैल्यू है? 1/टाउ की वैल्यू है, और हमें क्या निकालना है? टाउ निकालना है, तो अब हम टाउ निकाल लेते हैं। सो टाउ विल बिकम 1/20 इंटू 10 की पावर 7। सो दिस इज 10 की पावर -8 1/टाउ। सो 1/2 किसके इक्वल होगा? 0.5 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, अब देखते हैं हम ऐसा किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इस क्वेश्चन में कितनी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन थी। E0, E1, E2 किसी काम के नहीं हमारे, A21, A20 काम आए, A10 कहीं काम नहीं आया। इसमें गलती क्या होती है बच्चों से? इसमें गलती होती है वो तीनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम ध्यान से क्वेश्चन देखते नहीं। जब तक, मैं बहुत बार बोलती हूँ एक बात बच्चों को कि फिजिक्स के क्वेश्चन की ना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्वेश्चन को लिखो, देखो मतलब पढ़ो, और जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे दी है ना उसको लिखते जाओ, या उसका एक छोटा सा, जितना अगर आप कोई फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स या ईएमटी का क्वेश्चन होता है तो उसके लिए एक छोटा सा उसका पिक्चर ड्रॉ कर लो, जैसा भी सिनेरियो वो बता रहा है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास है ना, अब ये क्वेश्चन था, मैंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको देख के समझ आ रहा है कि सेकंड लेवल पे क्या हो रहा है। सेकंड लेवल पे ये वाली ट्रांजिशन हो ही नहीं रही। अगर आप इसको देख के रीड करोगे ना तो आपको लगेगा मीन लाइफ टाइम बोला है, चलो तीनों को ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। पर नहीं, डायग्राम देखो क्या बोल रहा है। तो इसी वजह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से है ना हमारी थिंकिंग पावर इवोल्व होती है, और मैं ये बोलूं हमारा जो क्वेश्चन होता है उसके ज्यादा करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ना कि जो हम चीजें देख रहे हैं, जो मतलब उसमें लिखा है उस चीज को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो हम जहां जा रहे हैं ना वो गलत रास्ता नहीं है, बिल्कुल सही रास्ता है, तो हमारा आंसर गलत नहीं आ सकता। तो इस वजह से जब हम कोई भी क्वेश्चन दिया है उसको एक छोटी सी इमेज के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको अगर हम नोट डाउन कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए ना अप्रोच बहुत आसान हो जाती है। तो इस वजह से ऐसा ही हर स्टूडेंट को ट्राई करना भी चाहिए। ठीक है, इससे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन है ना इजी बन जाते हैं। मेन बेस्ट अप्रोच यही होती है। चलो अब हम बात करते हैं बाकी टॉपिक्स की। तो ये कुछ लेजर्स के क्वेश्चन थे। चलो देखो क्या बोला है, हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे चेंज इन द ट्रांजिशन ऑफ 3D6 टू 3D4। देखो पहले हमें 3D6 के लिए क्या निकालना है? जे की वैल्यू निकालनी है, फिर हम 3D4 के लिए निकाल लेंगे। हमें पता चल जाएगा यहाँ पे जे की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या थी, तो या तो वो इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं, देखो 3D6 के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली D6 है। यहाँ दो कंडीशंस होती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ये है। तो यहाँ पे ना दो चीज होती है, जब भी जो हमारी ऑर्बिटल है ना वो मोर देन हाफ फिल होगी, तो जे की वैल्यू जो हम लेंगे वो लेंगे L-S। ठीक है, और जब भी हमारी ऑर्बिटल L+S लेंगे, और जब भी हमारी ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड होगी तो हम लेंगे J = L-S। दिस इज फॉर मोर देन हाफ फिल्ड, and this is for less than half filled। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3D6 इज द केस ऑफ मोर देन हाफ फिल्ड। तो देखो पहले अगर हम J की L की वैल्यू देख लेते हैं,
अब यहाँ L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू होगी हमारी L की वैल्यू होगी 2, क्योंकि हम किस में हैं? d ऑर्बिटल में। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? S की वैल्यू चाहिए। हमारे पास कितना नंबर ऑफ एटम है इन द ट्रांजिशन ऑफ chromium 3d6 atom as it is ionized to chromium 2 plus 3d4। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैम S की वैल्यू कहाँ से लाए? यहाँ ये जो ट्रांजिशन हो रही है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, कहीं पे भी हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया ना, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है बेसिकली। तो यहाँ S की वैल्यू जो होगी दैट इज 1/2। ठीक है, तो J की वैल्यू क्या होगी? J की वैल्यू होगी, एक मिनट, एक इलेक्ट्रॉन की नहीं हो रही है बात बेसिकली। यहाँ पे देखो ये रहे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो दिस इज नॉट वन इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ क्या है? S की वैल्यू 1/2 और एक -1/2, एंड दिस इज 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, ये होती है, यहाँ से निकालेंगे हम अपनी S की वैल्यू, और इवन L की वैल्यू भी हम यहीं से निकालेंगे। वेट, अभी मैं सिखाती हूँ इसको हम कैसे निकालते हैं। वैसे अगर कहीं भी मेंशन नहीं होता ना ऐसे ट्रांजिशन में, तो वहाँ हम हमेशा सिंगल पार्टिकल ही एज्यूम करते हैं, बट यहाँ कुछ डिफरेंट अप्रोच यूज होगा, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैं बताती हूँ अभी। तो J की वैल्यू क्या होगी? या तो L+S होगी, या फिर J की वैल्यू होगी L-S। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? दिस इज द d ऑर्बिटल्स, जिसमें -2, -1, 0, 1 एंड +2, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट स्पिन है, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ जो S की वैल्यू आएगी, हमें क्या चाहिए? L चाहिए और S चाहिए। तो S की वैल्यू कैसे आती है? बाय समीशन ऑफ MS, है ना? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो S की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? बेसिकली 1/2, 1/2 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/2, इट्स बिकम 2। अब हम निकालते हैं हमारी L की वैल्यू। ये कैसे आएगी? बाय समीशन ऑफ ML की वैल्यूज, क्योंकि ये जो हमने ऊपर वैल्यू लिखी है दिस इज ML वैल्यूज। सो -2, यहाँ अब हमें ये 2 बार लेना होगा क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई में -2 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ से क्या आया? देखो -1 से तो ये कैंसिल, यहाँ पे L की जो वैल्यू बची दिस इज -2, हम इसमें समीशन ले मतलब मॉड लेते हैं, तो इट्स बिकम 2। ठीक है, और यही सेम स्टेप हम यूज करते हैं जब हमें ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी होती है। ठीक है, ओके, L और S की वैल्यू आ गई। अब हमें J की वैल्यू निकालनी है, तो J की वैल्यू क्या होगी? L+S। तो J की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? बेसिकली 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं 3D4 के लिए। तो 3D4 के लिए क्या होगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0 प्लस 1। तो ये क्या बचा? -2, इट्स बिकम 2। और अगर हम S की वैल्यू की बात करें तो ये भी 2 ही आएगी, 1/2, 1/2, 1/2। तो J की वैल्यू क्या होगी? L-S। इसका मतलब जब ये हुआ 3D6 से 3D4 में हुआ, तो ये क्या हो गया? पहले J की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी? 4, और अब J की वैल्यू क्या आई? 0। तो इसका मतलब चेंज कैसे हुआ? 4 से 0 कम हो गई वैल्यू, तो इट्स डिक्रीज बाय 4। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 2p1/2। ठीक है, अब अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जब हम बात करते हैं इसमें 2 केसेस होते हैं, एक होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम बात करते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड तब हम बात कर रहे होते हैं ज़ीमन इफेक्ट की, और जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तब हम बात करते हैं पाशन-बैक इफेक्ट की। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं वो हमें समझना है। देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास क्या है? 2p1/2 है। ठीक है, ये है। अब देखो इसको समझना है पर आप लोगों को, दिस इज 4
ml and this is 4 ms and this is 4. इसके अंदर हम जो निकालते हैं दिस इज ml प्लस 2 ms. अभी यहाँ से हमें समझ आएगा कि इसकी स्प्लिटिंग कितने में होगी. ठीक है, तो यहाँ पे G की वैल्यू है 1/2 और S की वैल्यू भी है 1/2 और L की वैल्यू है 1. इसको देख के हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ J लिखा होता है. देखो इसकी जो जनरल नोटेशन होती है वो ये होती है. जो टर्म सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जनरल नोटेशन ये होती है LG. तो यहाँ जो L की वैल्यू होती है वो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिलती है. यहाँ 2s + 1 = 2 दिया है तो S की वैल्यू 1/2 आ रही है. J की वैल्यू भी 1/2 है. तो ML की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे? -1, 0 और 1. ठीक है, और S की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/2 है ना, 1/2 है. तो इसके केस में एक बार होगी 1/2 और -1/2, फिर एक बार इसके केस में होगी 1/2 और -1/2 और एक बार इसके केस में होगी 1/2 और -1/2. यही होगा. बस हमें मिल गया अपना आंसर. देखो ml + 2ms, जब मैंने -1 और क्या लिया 1/2 लिया. ml की वैल्यू -1 है, ms की वैल्यू 1/2 है. तो ये क्या हो जाएगा 2. सॉरी इट्स बिकम 0 नॉट 2 क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है. नेक्स्ट इसमें क्या पॉसिबल है? ये -1/2 है, ये भी -1 है, तो यहाँ से भी -1 और -2. यहाँ से दो वैल्यूज ये आ रही है. अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप निकालोगे तो एक वैल्यू आएगी 1 और एक आएगी -1. नेक्स्ट में अगर आप निकालोगे तो एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी 0. तो यहाँ पे देखो 0 2 बार आ रहा है तो इसको हम एक ही बार कंसिडर करते हैं. इसके अलावा जो जितनी डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज उतने ही इसमें नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं. आपको बस समझना है, इसके पीछे लॉजिक होता है, मतलब कि हम कैसे निकालते हैं आपको ये चीज समझनी है. हम क्या करते हैं इसके अंदर ml की वैल्यू निकाली, ms की वैल्यू निकाली, ml + 2ms से हम अपने लेवल्स निकाल लेते हैं कि कितने लेवल्स में ये स्प्लिट हुआ है. तो 1 2 3 4 और इन दोनों को हम एक ही कंसिडर करेंगे. जो भी सेम वैल्यू होती है उसको एक ही कंसिडर किया जाता है. तो इट्स कंप्लीटली स्प्लिट इनटू 5 levels. ठीक है, सो दिस इज स्प्लिट इनटू 5 levels. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NP2 एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, जब भी एक से ज्यादा एटम, इवन बेसिकली हम 2 एटम्स की ज्यादातर बात करते हैं, सेम ऑर्बिटल में होते हैं. जब 2 एटम्स सेम ऑर्बिटल में होते हैं, यहाँ पे p ऑर्बिटल में ही है ना, सारे के सारे दोनों इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है. या तो इसमें एक केस होता है एक np में है और एक nd में है, मतलब यहाँ p और यहाँ d, तो वो एक अलग केस होता है जो नॉर्मल हम ls कपलिंग देखते हैं. लेकिन यहाँ इन्होंने कौन सा दे दिया? np2 की दोनों के दोनों p में है. तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं ब्रिट्स्किप. इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ क्या बोला है? NP2. इसका मतलब L1 की वैल्यू भी 1 है और L2 की वैल्यू भी 1 है. और अगर हम MS1 की वैल्यू देखें तो दैट इज 1/2 और MS2 की वैल्यू भी देखें, सो दिस इज 1/2 एंड -1/2 और -1/2, मतलब S1 और S2 भी जो है हमारे वो 1/2. ठीक है, ओके. अब हम निकालेंगे ना, इनकी हेल्प से निकालेंगे. कैसे निकालते देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं ML1, इसे हम बोलते हैं अपने ब्रिट्स्किप. ये पेज पे बनाते हैं. ML2. ठीक है, यहाँ पे -1 0 और 1. ठीक है, यहाँ क्या होगा? -1 0 और 1. अब -1 को हम ऐड करेंगे -2 -1 0. यहाँ पे आएगा -1 0 1. यहाँ आएगा 0 1 2. यहाँ आएगा 1. एक मिनट, नहीं बस यही 3 ही तो है, बस इतना ही है. ठीक है, अब देखो ये वो वैल्यूज है, ये जो अगर हम डायगनली देखें ये वो वैल्यूज है जहाँ पे हमारा ML1 और ML2 जो है वो इक्वल है. देखो ML1 की वैल्यू -1, ML2 की वैल्यू भी -1. यहाँ पे ML1 की वैल्यू 0, यहाँ पे ML2 की वैल्यू भी 0. तो यहाँ पे ML1 की वैल्यू
1 और यहाँ पे ml2 की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ क्या है, इसके अलोंग ml1 इक्वल टू ml2 है, तो यहाँ पे हम ms1 इज नॉट इक्वल टू ms2 लेंगे बेसिकली, और ये किसके कोरोस्पॉन्डिंग है, L इक्वल टू 2 के कोरोस्पॉन्डिंग है। तो जब L इक्वल टू 2 होगा तो अब हमें देखना है S की हम क्या वैल्यू ले सकते हैं। देखो अब हम वो निकालते हैं कि दिस इज ms1 एंड दिस इज ms2। यहाँ होता है -1/2 1/2, दिस इज -1/2 एंड 1/2, -1/2 -1/2 1 0 0 -1। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब ms1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -1 और -1, कब आ रही है, जब ms1 की वैल्यू -1/2 है और ये भी -1/2 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 है। तो इसका मतलब जब s की वैल्यू 1 होगी तब हम क्या ले लेंगे, L इक्वल टू 2। मतलब नॉर्मल सी बात है, जब L इक्वल टू 2 है तो हम इक्वल वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि S की दो ही वैल्यू आ रही है, या तो 0 या फिर 1, है ना, या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। तो हम क्या है, जब इसका डायगोनल इक्वल है तो उसका डायगोनल अनइक्वल लेना होगा, क्योंकि सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। तो L इक्वल टू 2 है तो S इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और बाकी सभी केसेस में जब L की वैल्यू 0 1 होगी तब हमारी जो S की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी। तो ये हमें मिल गए L इक्वल टू 0 1 S इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 2 S इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज क्लियर कि ये कैसे हुआ 0 1 2। देखो यहाँ से आप लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि अगर मैं L की वैल्यू देखूं तो वो क्या है 0 1 2, क्योंकि तभी ML की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ML की वैल्यू पॉसिबल है -1 या फिर 0 और -2। मतलब देखो जब L की वैल्यू 2 होती है तो ML की वैल्यू क्या होती है, -2 -1 0 1 2। जब L की वैल्यू 1 होती है तो ML की वैल्यू क्या होती है, -1 0। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ रही है, ML की वैल्यू -2 आ रही है, तो L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, 2। ठीक है, बाकी सभी केसेस में -1 1, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम 1, और 0 के लिए भी 0। अब सेम चीज यहाँ है, यहाँ देखो ये हमने किसकी वैल्यू लिखी है, ms1 और ms2 की वैल्यू लिखी है। यहाँ पे s1 की वैल्यू क्या थी, दिस इज 1/2, s2 की वैल्यू भी क्या थी, 1/2। तो यहाँ से अगर आप s की वैल्यू निकालोगे तो वो या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं s1 माइनस s2 2 s1 प्लस s2। ठीक है, तो L की वैल्यू मिल गई हमें, S की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा ना कि मैम यहाँ पे भी तो हम ये चीज कर सकते हैं, करो L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2, तभी आपको L की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से क्या आएगी, 0 1 और 2, यही वैल्यू आएगी। तो जब हम L की 2 वैल्यू लेंगे तब हम S की क्या वैल्यू नहीं ले सकते, S की 1 वैल्यू नहीं ले सकते, मीन्स S इक्वल टू 0। और जब हमारे पास L इक्वल टू 0 और 1 होगा तब हमारे पास S क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो ये हमें अपनी टर्म्स मिल गई, मतलब L और S की वैल्यू मिल गई। अब इसके बेसिस पे हमें अपने ऑप्शंस को फिल्टर करना है। अच्छा ये तो हमें टर्म्स मिली है, अब इसने पूछा है कि कौन सी ग्राउंड स्टेट होगी। तो अगर हम इसको देखें, देखो हमारे पास ये पेयर बने ना, तो हम इसके कोरोस्पॉन्डिंग अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको जनरल फॉर्म बताई थी ना, 2s + 1, कहाँ बताई थी, अभी तो बताई थी मैंने, हाँ इस फॉर्म में हमें इसको लिखना होगा, तो हम इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहां से लिखते हैं पहले हम L इक्वल टू 0 के लिए। L इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है, देखो जब L इक्वल टू 0 होती है तो इसके लिए जो टर्म डिफाइन है दैट इज S। जब L इक्वल टू 1 होता है तो उसके लिए जो टर्म डिफाइन है दैट इज P। L इक्वल टू 2 के लिए जो टर्म डिफाइन है दैट इज D। 3 के लिए F, ये ऐसे सोन चलती जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या है, L इक्वल टू 0 और 1 है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग S क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, सो 2s + 1 3 हो गया, और L इक्वल टू 0 तो S। और अगर हम यहाँ से J की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी, J की वैल्यू होगी L + S।
तो जे की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी दिस इज 1। देखो जैसे हमने यहाँ पे सीखा है ना, एल की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, एस की वैल्यू भी सेम सेम, जे की वैल्यू भी हम निकालते हैं J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2, नहीं L माइनस S2 L प्लस S, J1 माइनस J2 वो उसमें होता है जे कपलिंग में, ठीक है। 3S1 होगा, ठीक है। जब हमने अब लिया नेक्स्ट टर्म 1 और S की वैल्यू अगेन 1 है, तो ये क्या हो गया 3P। अब क्या होगा L माइनस एस टू L प्लस एस, L माइनस एस करोगे तो क्या आएगा 0 1 एंड 2, ये टर्म्स आएंगी। नेक्स्ट इसमें क्या बचा हमारे पास L इक्वल टू 2 और S इक्वल टू 0। L इक्वल टू 2 का मतलब D और J की वैल्यू भी 2 और यहां से क्या आएगा 1, सो 1D2। अब इसको हम कैसे फैक्टर करें कि भाई किसकी ग्राउंड स्टेट होगी, तो यहाँ पे एक हम हर्ट्ज रूल यूज करते हैं। हर्ट्ज रूल क्या कहता है, लोअर वैल्यू ऑफ L हैज हायर एनर्जी। नेक्स्ट इसमें होता है लोअर वैल्यू ऑफ S हैज हायर एनर्जी, लोअर वैल्यू ऑफ हायर वैल्यू ऑफ J हैज हायर एनर्जी, ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3S1 है ना, क्योंकि ये तो 1D2 हो गया, तो D तो हाई p ऑर्बिटल हो गया, तो बाहर ही हो गया, और शायद इसमें हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी अब चलना होगा। ये तो मैंने आपको टर्म सिंबल्स बता दिए, बट हमें चलना होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वहाँ ऑलरेडी 1D2 दिया ही नहीं है। ओके देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, 3P0 दिया हुआ है, 1S0 दिया हुआ है, 3P2 दिया हुआ है और 3P1 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो P और S दिया हुआ है, तो अगर L की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो L की वैल्यू क्या कहती है कि जितनी लोअर वैल्यू ऑफ P दैट हैज, मतलब लोअर वैल्यू ऑफ L दैट हैज हायर एनर्जी, ठीक है। ओके यहाँ पे देखो पहले हम एक एक ऑप्शन के बेसिस पे फिल्टर करते हैं, 3P0 एंड 3P1। यहाँ पे दोनों में ही L की वैल्यू सेम है और J की, बस केवल J की वैल्यू डिफरेंट है, तो J की वैल्यू हाई तो उसकी हायर एनर्जी, तो इससे तो हाई इसकी होगी। चलो तो गायब। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो इसकी हाई होगी। अब इसकी और इसके में अगर मैं बात करूं तो हमने क्या सीखा है, लोअर वैल्यू ऑफ P और लोअर वैल्यू ऑफ L, लोअर वैल्यू ऑफ S हैव हायर एनर्जी, तो इसका मतलब 1S इक्वल टू 1S0 जो होगा उसकी हाई एनर्जी। अब मैम इसमें यहाँ तो J की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ J की वैल्यू कम है, लेकिन दो फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं ना यहाँ पे P भी मतलब L भी कम है और हमारा S भी कम है, दोनों ही कम है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। एक तो होता है इसका ये डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है इसके लिए लैंडे इंटरवल रूल, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा जो एग्जाम था सितंबर वाला उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। इसमें एक लैंडे इंटरवल रूल आता है, उसके बेसिस पे भी आप निकाल सकते। खैर हम उसी पे निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत बार एक्सेप्शन भी होते हैं, तो जो हमारा वो वाला रूल होता है, अगर ऐसा जैसे कॉन्ट्राडिक्शन सा हो गया ना यहाँ पे, तो क्योंकि भाई इसमें J बड़ा है, इसमें S बड़ा है, मतलब L और S बड़े हैं हमारे, तो हो सकता है, लेट मी चेक। तो देखो लैंडे इंटरवल रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी की वैल्यू आती है वो आती है दैट इज इक्वल टू EH कट स्क्वायर बाय में 2 G इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1। देखो फर्स्ट वाले अगर हम 1S0 के लिए बात करें, 1S0 के लिए L भी 0 है और S भी 0 है, J भी 0, सब कुछ क्या हो गया 0 हो गया भाई। और हम बात करते हैं क्या था इसमें, 3P2 था ना, हाँ 3P2। तो यहाँ जो हमारे पास J की वैल्यू है
वो कितनी है, 2 है। 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब कि 6 माइनस यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां से क्या आएगा, s की वैल्यू भी 1 है और l की वैल्यू भी 1 है, सो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली 6 माइनस 2 दिस इज -2 एंड दिस इज -2, सो ये बन गया 4, एक मिनट, इट्स बिकम 2 2 ये हो गया -4, 6 -4 2, बाहर भी 2 का फैक्टर था जो अभी हम छोड़ के चल रहे हैं, सो ये आ रहा है 1। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है भाई, एनर्जी इसी की ज्यादा, इसीलिए मैंने कैलकुलेट किया क्योंकि बहुत बार बहुत सारे एक्सेप्शन छिपे होते हैं जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा है, 3p2 वाले की एनर्जी ज्यादा है। देखो 3p0, 3p1, 3p2, अब इसमें से अगर हम देखें तो 100% ये तो ठीक है भाई, हमने ये सही फिल्टर किया क्योंकि S और P की L की वैल्यू सेम है, J की वैल्यू जिसकी हायर उसकी एनर्जी ज्यादा। बस अब कंपटीशन था इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों में हमें क्या पता चला, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ओके, ये लैंडे इंटरवल रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, दिस इज लैंडे इंटरवल रूल। इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि जो जैसे अगर हम यहाँ सेपरेशन इन एनर्जी देखें तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू आवर, इस पूरे को हम एक कांस्टेंट a से रिप्लेस कर देते हैं और दैट इज प्रोपोर्शनल टू j प्लस 1। कहने का मतलब अगर दो लेवल है, एक है j लेवल, एक है j प्लस लेवल 1, तो जो चेंज इन एनर्जी होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू जो हायर वैल्यू ऑफ j के, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रूल। और यहाँ पे ये एनर्जी का फॉर्मूला आता है ना, ये आता है एलएस कपलिंग की वजह से आता है, दिस कम फ्रॉम एलएस कपलिंग। यहाँ पे ये जो ए फैक्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जाती है, इसे हम इंटरेक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना दैट इज ए इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन में आर डीवी बाय में डी आर, ठीक है। तो अगर इसको आप पूरा सॉल्व करते हो ना एटम के लिए, तो यहाँ ये जो ए आता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर जेड की पावर 4, Z इज एटॉमिक नंबर और ये R है, ये V इज पोटेंशियल, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है। तो अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट टर्म की मैग्नीशियम 12 के लिए, वैसे तो इसमें आप एक दो से भी फिल्टर कर पाओगे ऑप्शंस की हेल्प से, बट हमें सबका निकालना आना चाहिए। तो मैग्नीशियम में क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहाँ हमारी जो शेल है ना वो कंप्लीटली फिल है, ठीक है। तो यहाँ भी अगेन हमें s की वैल्यू देखें तो क्या आएगी 0, और अगर हम l की वैल्यू देखें तो l क्या होगा इसके लिए एक मिनट, यहाँ s क्या है मेरे पास 0 है, तो l की वैल्यू यहाँ 0 है बेसिकली, क्योंकि s ऑर्बिटल में है ना, तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है और 0 है तो ml की वैल्यू भी 0 रहेगी, तो l भी 0, ठीक है। यहाँ s भी 0, l भी 0, तो j भी क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब दिस इज 1s0 टर्म। तो हमारी मैग्नीशियम के लिए क्या टर्म होगी 1s0, और ये जितने भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं सबके लिए यही होती है 1s0। तो आर्गन भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है तो उसके लिए भी अगेन क्या आएगी 1s0, सो आर्गन के लिए भी 1s0 ही आएगी। अब देखो अगर आप ऑप्शन में देखो तो बहुत सारे ऑप्शन में 3s1 3s1 दिया हुआ है, तो ये वाले तो खत्म। अब बात करते हैं हम इसकी, तो देखो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना उसमें मैग्नीशियम के लिए 3s1 दिया हुआ है, तो बस ये तो करेक्ट होगा। लेकिन अब मैं इसमें आपको एटलीस्ट एक और बता देती हूँ दैट इज एल्यूमिनियम, क्योंकि ये जस्ट उसका फिर मोर देन हाफ फिल्ड वाला केस है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम में अगर हम बात करें तो उसमें क्या है 3p1 है, ओके। सो L इज इक्वल टू 1, और अगर हम देखें चाहे आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, p ऑर्बिटल में है लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा,
दिस इज 1, ml की वैल्यू -1, 0 एंड 1। सो L हम कैसे निकालते हैं? बाय समीशन ऑफ ml वैल्यूज। तो यहाँ से क्या आएगा? -1 का समीशन 1। और अगर हम बात करें S की वैल्यू तो वो हम निकालते हैं MS के समीशन से। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 1/2। सो J की वैल्यू क्या हुई हमारी? L - S टू L + S नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जब भी हमें ग्राउंड स्टेट निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं? या तो लेस देन हाफ फिल्ड वाला केस या फिर मोर देन हाफ फिल्ड वाला केस। जो अभी ये मैंने बताया ना L - S टू L + S, ये जब हमें ना टर्म सिंबल्स निकालने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हम LS कपलिंग में पढ़ते हैं वहां हम यूज करते हैं J की वैल्यू को L - S से L + S। वहां हमारे पास बहुत सारी टर्म आती है, फिर उसमें से हमें एक स्पेसिफिक टर्म निकाल रहे हैं ना ग्राउंड स्टेट, तो वहां हम ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि मैक्स लेस देन हाफ फील्ड और मोर देन हाफ फील्ड वाला केस। ठीक है, देखो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि मैम कहीं पे तो आप ये लगा दे रहे हो, कहीं पे आप ये लगा दे रहे हो। देखो ये हम कब लगाते हैं? जब हमें किसी पर्टिकुलर सिंबल के लिए हमें टर्म सिंबल निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल NP और NS ऐसा कुछ दिया है, इसके लिए मुझे टर्म सिंबल्स निकालने, तो बहुत सारे टर्म सिंबल्स निकल के आएंगे। उसमें क्या होगा? किसी एक की तो एनर्जी कम होगी ना, तो वो हमारी क्या होगी? ग्राउंड स्टेट होगी। जब हमें ग्राउंड स्टेट निकालनी होती है, ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालनी होती है, तब हम वो कंसेप्ट लगाते हैं लेस देन हाफ फील्ड और या फिर मोर देन हाफ फील्ड वाला। तो जब हम वो कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ से या तो लेस देन हाफ फील्ड वाला केस लेंगे हम या फिर मोर देन हाफ फील्ड वाला केस लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने अब एक स्पेसिफिक कर दिया 3p1, और जिसके लिए हम केवल ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या लेंगे? L - S, क्योंकि दिस इज लेस देन हाफ फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/2। तो इट्स बिकम 1/2। तो यहाँ पे हमारी ये टर्म होगी, L की वैल्यू भी आ गई, S की वैल्यू भी आ गई, J की वैल्यू भी आ गई। तो अब इसके कोरोस्पॉन्डिंग अगर हम टर्म देखें, टर्म सिंबल, तो वो क्या बनेगा? देखो S की वैल्यू 1/2, तो 2S + 1 बिकम 2, और L की वैल्यू 1 है तो इट्स बिकम P, और J की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये हुआ हमारा 2P 1/2। तो ये देखो, अब दिस इज 2P 1/2, यहाँ भी दिया हो बट यहाँ ये फर्स्ट टर्म गलत दी हुई थी ना, और यहाँ देखो 2P 3/2, 2P 3/2, 2P 3/2 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अगर तुम यहाँ L + S लेते तो 2P 3/2 ही आता, पर लेकिन वो नहीं लेना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सो दिस इज फॉर एल्यूमिनियम, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज फॉर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आर्गन। ठीक है, ओके चलो फिर अब हम अपनी इस क्लास को एंड करते हैं, और यहाँ हमारा जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सारा हमारा कवर हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा स्टैटिस्टिकल और थर्मोडायनेमिक्स, ये स्टार्ट करेंगे हम। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैथमेटिकल फिजिक्स। चलो ठीक है, फिर इसको हम एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में।